नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध व नवाचार की परीक्षा को अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। तो अब हम शैक्षिक मूल्यांकन का जो मेन पार्ट है उसमें हम मेन जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। ये अंतिम समय के मेन पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। इससे आपका शैक्षिक मूल्यांकन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आप जिस भी ज़िले से हैं, आप अपने ज़िले का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दीजिए, ताकि ये पता चल जाए कि किस किस ज़िले में तैयारी शुरू हो चुकी है और कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ पर जो पहला हमने प्रश्न लिया है, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तथा आवश्यक सूचनाओं को वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध ढंग से प्राप्त करने के लिए अध्यापकों, प्रशासकों तथा शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन किया जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण और आवश्यक सूचनाओं को वैध तरीके से प्राप्त करने के लिए अध्यापकों, प्रशासकों और शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा शैक्षिक मापन और मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक मापन की परिभाषा दीजिए। शिक्षा के अंतर्गत यदि छात्र की योग्यताएं एवं विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में निर्धारित करते हैं तो वह शैक्षिक मापन कहलाता है। तो ये चीज समझ गए कि जो छात्र की योग्यता है, उसकी विशेषता है, अगर उसको गणितीय इकाइयों में निर्धारित किया जा रहा है तो वो शैक्षिक मापन कहलाएगा। मयंक को गणित में 80 अंक प्राप्त हुए तो ये मापन है या मूल्यांकन। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जब भी हम छात्र की जो विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनको अगर हम गणितीय इकाइयों में मापते हैं तो यहाँ पर 80 अंक ये गणितीय इकाइयों में मापा जा रहा है, तो ये हो गया आपका मापन। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को ज्ञात करके उसके संबंध में उचित और अनुचित का निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। तो ये चीज़ समझ गए। जो मूल्यांकन होती है, जो शिक्षा का क्षेत्र होता है, उसमें छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि छात्र ने अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक कर ली है। उस स्तर का पता लगाने के लिए हमें छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। मापन की नहीं, स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। जो मापन है वो स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। किसका कथन है? ये एस स्टीवेंस का कथन है। व्यापक शैक्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत कौन सी 3 बातें सम्मिलित होती हैं? तो व्यापक शैक्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत संस्थागत मूल्यांकन, कक्षागत मूल्यांकन और पृष्ठपोषण शामिल होता है। मापन एवं मूल्यांकन के उदाहरण प्रस्तुत करो। तो मापन और मूल्यांकन का उदाहरण आप देख सकते हैं। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों को अंकों में व्यक्त करना मापन का उदाहरण है, जबकि छात्रों के प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी उपलब्धि के स्तर के संबंध में संतोषजनक अथवा असंतोषजनक स्थिति का निर्धारण करना मूल्यांकन का उदाहरण है। यानी हम एक तरीके से ये कह सकते हैं, जो मापन होता है वो मूल्यांकन का एक भाग होता है, क्योंकि मापन पहले आता है और मूल्यांकन उसके बाद आता है। मापन हमने किसी छात्र का कर दिया कि उसको मान चलिए कि 100 में 50 अंक मिले। अब मूल्यांकन जो होता है वो मापन के बाद शुरू होता है। यहाँ पर देखा जाता है कि छात्र ने अपने शैक्षिक उद्देश्यों को किस स्तर तक प्राप्त कर दिया। अगर उसके 50 नंबर आए हैं तो क्या वो 50 नंबर एक्चुअली में उसको 50 नंबर तक का ही ज्ञान है, या उससे अधिक का ज्ञान है, या उससे कम का ज्ञान है। तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति करना, उसके उपलब्धि स्तर का पता लगाना, यही मूल्यांकन का उदाहरण है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग बताइए। शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं और व्यवहार परिवर्तन। मूल्यांकन के लिए आवश्यक शैक्षिक अनुसंधान में प्रयुक्त प्रमुख उपकरणों के नाम लिखो। तो ये मूल्यांकन के जो शैक्षिक अनुसंधान में जो उपकरण यूज होते हैं, अन्वेषण प्रपत्र, निरीक्षण, साक्षात्कार, समाजमिति, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो ये 5 जो हैं वो मेन इंपॉर्टेंट हैं। ये आप कहीं लिख लीजिए, रट लीजिए। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के नाम लिखो। तो निष्पत्ति परीक्षण, जिसे हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट,
अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, रुचि सूची और व्यक्तित्व मापन। तो ये 5 तरीके के यहाँ मनोवैज्ञानिक परीक्षण बताए गए हैं। इनमें से कोई भी आप याद कर लीजिए और जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपसे ये बोला जाएगा किन्हीं 2 मनोवैज्ञानिक परीक्षण के नाम लिखो। और अगर 2 नंबर में प्रश्न आएगा तो उसके बारे में कुछ लिखना पड़ेगा कि निष्पत्ति परीक्षण क्या है, अभिरुचि परीक्षण क्या है, या जितने भी, अगर 2 पूछ दे 2 लिखो, 3 पूछे तो 3 लिखो। मूल्यांकन के उद्देश्य बताओ। तो मूल्यांकन का उद्देश्य है ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी, यानी बालक के ज्ञान की जांच करना और बालक के विकास की जानकारी करना मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। बालक के अधिगम का स्तर क्या है, अधिगम की प्रेरणा की जांच करना या अधिगम की प्रेरणा लेना, छात्र को अधिगम की प्रेरणा देना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी करना, ढेर सारे बालक हैं, उनमें से कौन सा बालक के ज्ञान का क्या स्तर है। कोई बच्चा है जो अच्छा खेल लेता है, कोई बच्चा है कि पढ़ाई में अच्छा है, कोई बच्चा किसी और काम में अच्छा है, कोई बच्चा लड़ाई करने वाला है। तो इन सबसे क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी मिल जाती। पाठ्यक्रम में सुधार, जब छात्रों के बारे में पता हो गया कि छात्र अलग अलग अभिरुचि के हैं, किसी को ये सब्जेक्ट पसंद है, किसी को वो सब्जेक्ट पसंद है, किसी की इस सब्जेक्ट में कमी है, कोई दूसरे सब्जेक्ट में कमजोर है, तो उसके हिसाब से पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जाता है कि जिससे सभी छात्रों का फायदा हो सके, सभी छात्रों को जो आपका पाठ्यक्रम है वो अच्छे से समझ में आए। छात्रों का वर्गीकरण, जब हमें पता चल गया कि ढेर सारे छात्र अलग अलग भिन्नताओं के हैं, अलग अलग रुचियों के हैं, तो इससे क्या होता है, इससे पता चल जाता है कि ये समूह इस रुचि का है, दूसरा समूह उस रुचि का है। तो इस तरह क्या होता है, हम छात्रों का वर्गीकरण कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो छात्र है ये दूसरे टाइप का है और ये जो छात्र है दूसरा जो समूह है वो दूसरे टाइप का है। तो इससे क्या होता है, छात्रों का वर्गीकरण हो जाता है। मूल्यांकन का क्षेत्र स्पष्ट करो। तो शिक्षा में मूल्यांकन के क्षेत्र को मुख्यतः 4 रूपों में वर्णित किया जा सकता है: शिक्षण, प्रशासन, निर्देशन व परामर्श, या फिर भविष्य कथन। तो ये 4 मुख्यतः क्षेत्र हैं जहां पर मूल्यांकन को स्पष्ट किया जाता है। मूल्यांकन और मापन में अंतर लिखो। मापन जो होता है वो किसी छात्र के संबंध में धारणा व्यक्त नहीं करता, जबकि मूल्यांकन के आधार पर किसी छात्र के विषय में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। यानी क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि जब मापन होता है तो वहां पर गणितीय इकाइयों में उसकी योग्यता बता दी जाती है कि इसे 80 नंबर मिले। तो ये चीज क्लियर नहीं है कि उसे 80 नंबर का आता ही हो सकता है उसने किसी और तरीके से 80 नंबर ले आया हो, लेकिन जो मूल्यांकन होता है उससे एकदम छात्र के विषय में स्पष्ट धारणा बना ली जाती है कि अगर 80 नंबर वो लाया है मापन में, फिर उसके बाद उसकी जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनकी जानकारी की जाती है कि उसने अपने शैक्षिक उद्देश्य यानी 80 नंबर का किया है, 80 नंबर के बराबर उसको आता है कि नहीं। तो उससे वो चीज क्लियर हो जाती है कि उसको 80 नंबर का आता नहीं। तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो छात्र है उसका जो अधिगम स्तर है वो कितना है। तो इससे क्या होता है कि किसी भी छात्र के विषय में स्पष्ट धारणा हम बना सकते हैं कि वो छात्र का जो स्तर है वो कैसा है। मापन के लिए अधिक श्रम व समय की आवश्यकता नहीं होती, परंतु मूल्यांकन में श्रम और समय अधिक लगता है। मापन तो आप फटाफट करके खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद शुरू होती है मूल्यांकन की प्रक्रिया, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और उसमें श्रम भी लगता है। मापन में अंक प्रदान किए जाते हैं और अंक प्रदान करने के बाद अंकों के मूल्य का निर्धारण करना मूल्यांकन होता है। यानी मापन जो है उसमें अंक प्रदान कर दिए जाते हैं और फिर उन अंकों को, मूल्य को निर्धारित करना मूल्यांकन में किया जाता है। तो ये है कुल मिलाकर मुख्य डिफरेंस। परीक्षण की विशेषताएं लिखो। परीक्षण का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है। परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में जानकारी मिलती है। परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पदों को मानकीकृत करके प्रयोग में लाया जाता है और परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में किया जाता है। तो ये हो गई परीक्षण की विशेषताएं। अब यहाँ पर जो 15वां प्रश्न है, परीक्षण के चारों सोपान लिखो। तो परीक्षण का जो सोपान है, परीक्षण की योजना बनाना, प्रश्नों की रचना करना, प्रश्नों का चयन करना और परीक्षण का मूल्यांकन करना, ये परीक्षण के 4 सोपान हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए जो प्रश्न लेकर आए हैं इसका जो सही उत्तर है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बता दीजिएगा कि प्रश्न का प्रकार नहीं है
4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, चारों में से कौन सा सही उत्तर होगा कि प्रश्न का प्रकार नहीं है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वैध प्रश्न, अति लघुत्तरीय, निबंधात्मक प्रश्न। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर है, यानी कौन सा प्रश्न का प्रकार नहीं है, इसको आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।